रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्यूट एंजल एपिसोड 6। आदि प्लीज मुझे एक मौका दो। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा ब्लड पीने के लिए दे दूंगी, मगर प्लीज तुम मुझे खाना मत। आन्या डरते हुए आदित्य की बाजू पकड़ते हुए बोली। ये सुनकर आदित्य अपने मन में बोला, तो ये लड़की अभी भी इस मजाक को नहीं समझ पाई है। आदित्य ने सच में उसके साथ मजाक ही किया था, मगर उसे नहीं पता था कि ये लड़की अपने दिमाग में उस मजाक को सच मान बैठेगी। पागल लड़की, अपने छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात लेकर क्यों घूम रही हो? मेरे साथ चलो। आदित्य आन्या के सर पे टपली मारते हुए बोला और उसका हाथ पकड़ उसे वहां से आगे ले गया। आदित्य दे देखो, अगर तुम मुझे खा गए तो फिर तुम किसके साथ सोओगे? आन्या आदित्य के साथ चलते हुए बोली। आन्या आदित्य को डर और गुस्से के साथ घूरते हुए एक अच्छे बच्चे की तरह उसके पीछे चलने लगी। वो लोग अंदर आ गए थे। आन्या ने जैसे ही अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखा तो वो सामने खड़े उन दो लोगों को देख खुश और इमोशनल हो गई। मम्मी पापा, आन्या के मुंह से भावुक होकर निकला। वो बिना देरी किए भागते हुए गई और उनके गले से लिपट गई। वहीं जब माया ने अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखा तो वो उसे खुद को गले लगाने से रोक नहीं पाई। मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? माया ने पूछा तो आन्या एक स्माइल के साथ बोली, मैं तो ठीक हूँ, भला मुझे क्या होगा? कहते हुए आन्या ने अपने डैड किशन को देखा और उसको टाइटली हग कर लिया। किशन जो सामने खड़े आदित्य को गुस्से से घूर रहा था, आन्या के हक से फाइनली उसका ध्यान आन्या पे चला गया। मेरी बच्ची, इस शैतान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? किशन के मुंह से शैतान शब्द सुन एक पल के लिए आन्या चौंक गई, मगर अगले ही पल उसने किशन की नजरों का पीछा किया और आदित्य को देखते हुए बोली, नहीं तो क्या आज तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाया है? आन्या आदित्य की तरफ विंक करते हुए बोली। वहीं आदित्य भावहीन चेहरे के साथ आन्या को ही देखे जा रहा था। तुमने शादी कर ली? आन्या की मां माया उसके गले में मंगलसूत्र को देख चौंकते हुए बोली। हालांकि पूरा मंगलसूत्र तो नहीं दिख रहा था, मगर उसके ऊपर के डायमंड्स को देखते ही वो ये पहचान गई थी कि वे माला नहीं बल्कि मंगलसूत्र है। आन्या को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसके मॉम डैड उसके सामने ही खड़े थे। आन्या ने हम में जवाब दिया और बोली, सॉरी मॉम। कुछ देर तक तो वहां शांति रही। माया ने बड़े ही ध्यान से आदित्य को देखा। भले ही आदित्य दिखने में बेहद हैंडसम और एलिगेंट था, मगर उसका ऑरा और उसकी प्रेजेंटेशन ही किसी के भी पसीने छुड़वा सकती थी। माला ने सोचा कि यदि आदित्य उन्हें और आन्या राका जैसे गैंगस्टर से बचा सकता है तो उसकी बेटी का ख्याल भी काफी अच्छे से रख सकता है। ये सब सोचते हुए मालवती के होठों पे स्माइल आ गई। उस दिन जब वो किडनैप हुए थे तब आदित्य उन्हें राका से बचाकर यहाँ के आया था। तब माया के दिल में आदित्य के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे आदित्य से कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती थी, बल्कि आदित्य उन्हें एक पॉजिटिव वाइब भी देता था। एक अलग ही सुकून फील होता था आदित्य के आसपास। कोई नहीं जानता था ये सुकून क्या है, यहाँ तक कि आदित्य भी जानकर भी नहीं जानता था। इसीलिए ही तो आन्या खुद को आदित्य के करीब जाने रोक नहीं पाए। बेटा, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि तुम मेरी बेटी के साथ रहोगे? वो काफी बोलती है और लड़कों से तो उसकी जन्म से ही दुश्मनी है। उम्मीद करती हूँ तुम आगे की जिंदगी उसके साथ काफी सुकून से बिताओगे। माया ने जब ऐसा कहा तो आन्या ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो चिढ़ते हुए अपनी मॉम से बोली, मॉम, मैंने पिछले काफी दिनों से किसी भी लड़के को नहीं मारा है। आप मेरी बेइज्जती करना बंद करेगी प्लीज? आन्या के ऐसे फेस एक्सप्रेशंस को देख मालावती फिर से आदित्य को बोलने लगी, ये दिन में लेट उठती है। मेरी मार खाए बिना होमवर्क टाइम से नहीं करती। इसे ना ही खाना बनाना आता है, अगर कुछ आता है तो मारपीट कर दिन भर सोना और खाना खाकर सुअर की तरह पसर जाना। इसीलिए बेटा, तुम्हें अब से सावधान रहना होगा। मॉम, आन्या घूरते हुए माया से बोली। मगर माया तो बिल्कुल नोबिता की मॉम की तरह थी। उसने आन्या को एक नजर देखा और फिर आदित्य से बोली, बेटा, अब तुम्हारे सुकून के दिन चले गए हैं। तुम्हारे ऊपर अब आन्या की जिम्मेदारी है। आई होप कि तुम अपनी जिम्मेदारी को और भी ज्यादा आलसी बनाने की जगह उसे एक मैच्योर लेडी बनाओगे और उसको उसके बचपने से निकालकर दुनिया के बारे में सिखाकर उसे बड़ा बनाओगे। और तुम आन्या? जी जी मॉम, अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम कोई बच्ची नहीं रही हो। तुम्हें अब खाना खाना ही नहीं बल्कि खाना बनाना भी आना चाहिए। इसीलिए नहीं कि तुम एक शादीशुदा स्त्री हो, बल्कि इसीलिए कि अब तुम्हारे सर और जिम्मेदारियों का पहाड़ आने वाला है। इसीलिए तुम्हें अब फालतू कामों और टाइम पास के सिवाय घर कर काम और बाहरी दुनिया का ज्ञान दोनों ही आना चाहिए। माया अपना चश्मा एडजस्ट करते हुए सीरियस होकर बोली। वहीं आन्या का गुस्से से बुरा हाल हो गया था।
आखिर उसकी मॉम ने सिर्फ उसकी बेइज्जती रिश्तेदारों के ही सामने नहीं की थी बल्कि आज उसके पति के सामने भी कर दी थी। बस भी कीजिए मॉम, आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है, आन्या धीरे से बोली। वहीं आदित्य आन्या की स्वेज मोमी को देख उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। चलो कोई तो था जिसके सामने आन्या की जबान ही नहीं खुलती थी। ये स्त्री अभी भी सिचेन देखती है, इन्हें ये पता है क्या? आदित्य अपने मन में बोला। उसने कई बार आन्या को जापानिक एनिमी देखते हुए देखा था। आओ मेरे साथ, तुम्हें दामाद जी के लिए खाना बनाना सिखाती हूँ, माया ने इतना कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं आन्या ने एक नज़र आदित्य को घूरा और फिर अपनी मॉम के पीछे किचन में चली गई। मॉम ने इतनी जल्दी ही रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। ये वैम्पायर मुझे बता नहीं सकता था क्या कि किससे मिलवाने मुझे ले जा रहा है। दिन दहाड़े बेइज्जती करवा दी, आन्या गुस्से से खुद से बोली। दूसरी तरफ किशन आदित्य के पास आया और बोलने लगा, तुमने बिना हमसे पूछे मेरी बेटी से शादी क्यों की? मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठते हुए आगे बोला। वैसे मुझे आन्या के असली मॉम डैड मिल गए हैं। ये सुन किशन, जो अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा था, उसे अब आदित्य की बात सुनकर एक बड़ा झटका सा लगा। झूठ बोल रहे हो ना तुम? किशन की आवाज में हिचकिचाहट साफ थी। आदित्य मना करते हुए बिना भाव के बोला, गलत, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? तो क्या सच में उन लोगों को भी पता लग गया है? किशन इमोशनल होकर बोला। भले ही आन्या उनकी सगी बेटी नहीं थी मगर वो उनकी संतान से भी कम नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने आन्या को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक आन्या ही थी जिसके घर आ जाने से उनका आंगन कभी सुना नहीं पड़ा था। माया और किशन की जान आन्या में ही बसती थी। वो दोनों आन्या को खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आदित्य भावुक किशन की आंखों में देख सर्द आवाज में बोला, अभी तक तो नहीं, मगर शायद उन्हें पता चल भी गया हो। उसकी माँ दिन रात आन्या के लिए रोती है, तड़पती है। वो जी इसलिए रही है कि एक दिन उसकी बेटी आन्या उसके पास वापस आएगी। तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि हम आन्या को हमेशा के लिए उनके पास जाने दें? किशन गुस्से से बोला। आदित्य ने किशन की बातों का बुरा नहीं माना। उसे पता था किशन अभी अपने दिल में क्या महसूस कर रहा है। दूर तो मैं भी उसे खुद से नहीं करना चाहता जैसे आप करने में लगे हुए हैं। ये सुनकर किशन ने आदित्य की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम सच में आन्या का ख्याल रख सकते हो? क्यों नहीं, और अगर तुमने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया तो? किशन के इस सवाल से आदित्य के भावहीन चेहरे पे कठोरता आ गई थी। वो अपनी आवाज को ठंडा करते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं ना उसे किसी और का होने दे सकता हूँ और ना मैं खुद को किसी और का। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आदित्य का आन्या के प्रति जुनून और पॉजिटिवनेस देखकर किशन ने फिर कहा, और अगर तुमने फिर भी अपना वादा तोड़ दिया तो? मुझे आदत नहीं है। ये सुन किशन ने गहरी सांस की इन कहने लगा, ठीक है, अब अगर तुमने आन्या से शादी की है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी ठीक से निभानी पड़ेगी। उम्मीद करूंगा कि तुम ना ही अपनी जिम्मेदारी को तोड़ोगे और ना ही उसके दिल को। मतलब आप इस रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं। खैर ये अच्छा है। आदित्य अपने होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोला। किशन ने हाँ कहा। किशन ने आदित्य के बारे में काफी कुछ सुना था। जिस तरह उसकी पर्सनैलिटी लोगों ने अपने शब्दों में बयां की थी वो ठीक बिल्कुल वैसा ही था। वो चार्मिंग और हैंडसम था। वो काफी काइंड था मगर डेविल भी। उसका ऑरा सच में काफी खतरनाक था। वो लड़कियों से दूर रहता था सिवाय आन्या के। इसीलिए इन सब कड़ियों को मिलाकर किशन ने इस शादी को स्वीकार करना ही बेहतर समझा। वैसे आन्या के रियल पेरेंट्स कौन है? किशन ने जब ये सवाल किया तो आदित्य उस दिन को याद करने लगा जब वो आन्या की जिद देख उसे पहली बार गन शूटिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए ले गया था। फ्लैशबैक। आदित्य को आन्या को प्रैक्टिस करवाकर उसके साथ अपने रूम में लौटा ही था तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन उसका असिस्टेंट रोहन कर रहा था। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? आदित्य बालकनी में खड़ा होकर बोला। पीछे से रोहन ने कहा, बॉस आन्या के पेरेंट्स का पता मिल गया है। आप ऑफिस आ रहे हैं या फिर? रुको मैं आ रहा हूं। आदित्य आन्या की तरफ देखते हुए बोला जो गन से खेल रही थी। ऑफिस में रोहन आदित्य को एक फाइल पकड़ाते हुए बोला, डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल मैच कर गई है सर। आन्या मैं सिंघानिया परिवार की बिछड़ी हुई बेटी है। आदित्य ने ये सुन एक नज़र रिपोर्ट फाइल को देखा जिसे देख उसके होठों पे डेविल स्माइल आ गई। कल जब आदित्य कपूर मेंशन गया था तब वहां सरीना सिंघानिया जो उसकी मॉम रूपमती की बेस्ट फ्रेंड थी उससे मिलने के लिए आई थी।
आदित्य ने काफी साल बाद अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड सरीना को देखा था क्योंकि आदित्य ज्यादातर अब्रॉड में ही रहता था। आदित्य ने जब सरीना को देखा तो उसे उसमें आन्या की झलक दिखाई दी। वहीं भूरी आंखें, भूले बाल, गोरी मगर हल्की येलो त्वचा, वो ही मासूमियत उसे आन्या की याद दिला गई थी। आदित्य को तभी ये याद आया कि आज से 20 साल पहले उसे ये पता चला कि सरीना की नई जन्मी बेटी हॉस्पिटल में लगी आग के कारण मारी गई थी। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उस नई जन्मी बच्ची की हड्डियां तक भी किसी को नहीं मिल पाई थी। मगर ये सब एक थ्योरी थी। हकीकत क्या थी वो 20 साल बाद पता चल गई थी। वहीं रोहन ने बड़े ही मुश्किल से जब आन्या की मॉम की फीमेल सर्वेंट से उसके कुछ बाल मंगा के आदित्य के कहे अनुसार उन बालों का डीएनए टेस्ट करवाया तो आदित्य का शक पूरे यकीन में बदल गया कि तब वो लड़की मारी नहीं गई थी बल्कि वो लड़की उसी के साथ रह रही थी। फ्लैशबैक एंड। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और किशन से बोला, सही समय आने पर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। किन सवालों की बात कर रहे हैं आप दोनों? आन्या हाथ में खाने की प्लेट लिए आदित्य और किशन को घूरते हुए बोली। दोनों ने आन्या की ओर देखा जो अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए खड़ी थी, मगर वो आदित्य को घूर रही थी। शायद वो उससे नाराज थी। एक पल के लिए किशन को लगा कि आन्या ने उन दोनों के बीच की बात को सुन लिया है, मगर अगले ही पल आन्या स्माइल के साथ प्लेटस को डाइनिंग टेबल पे जचाने लगी। आन्या ने उन दोनों की ओर बिना देखे कहा, खाना रेडी है। ये मैंने अपने हाथ, भूलो मत मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। पीछे से आती हुई माया खांसते हुए बोली और वो भी अपने हाथ में पकड़ी हुई खाने की प्लेट को डाइनिंग टेबल पे सजाने लगी। आन्या ने ऑकवर्ड स्माइल करते हुए हमम कहा। आन्या के ऐसे फेस एक्सप्रेशंस को देख आदित्य और किशन समझ गए कि आन्या ने उन दोनों के बीच में हुई बातचीत को नहीं सुना है। ये देख उन दोनों ने गहरी सांस ली। रात के वक्त में आन्या और आदित्य अपने मेंशन वापस आ गए चुके थे। आन्या वैसे वहां रहना नहीं चाहती थी क्योंकि अपने मॉम डैड के सामने एक ही रूम में आदित्य के साथ रहना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो दोनों यहां वापस आ गए। कमरे में पहुंच आन्या ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ये देख पीछे हटने लगा और सोचने की आखिर ये लड़की इतना गुस्से में क्यों है। तुम ठीक हो? आदित्य ने अपनी वही पुरानी इमोशनलेस आवाज में पूछा। उसका सवाल सुन आन्या गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए आदित्य से बोली, ठीक, आज तुमने मुझे 2 बार हार्ट अटैक दिलाया है। क्या मतलब? आदित्य का सवाल सुन आन्या ने अपनी आंखें छोटी कली और अपनी कमर पर हाथ रख गुस्से से आदित्य को घूरते हुए बोली, ओहो मिस्टर आदित्य कपूर। नो आई मीन वैम्पायर आदित्य कपूर जो पहाड़ी पे बनी हवेली पे आधी रात को खरगोश का खून पीता है। आन्या फास्ट बोली थी। आदित्य को अब जाकर समझ आया कि आन्या की किस लिए उससे नाराज थी। और दूसरा हार्ट अटैक? आदित्य ने बिना भाव के सवाल किया। उसका सवाल सुन आन्या आदित्य के बेहद नजदीक आकर और अपना सर ऊंचा कर आदित्य की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, और दूसरा हार्ट अटैक तुमने मुझे मेरा पेरेंट्स से मिलवाने पर दिया। तो मैंने क्या कुछ गलत किया? तुम ही उनसे मिलना चाहती थी। आदित्य शांत होकर बोला। ये सुन आन्या चिढ़ते हुए बोलने लगी, यूं अचानक से? उन्हें हमारी शादी की खबर सुन क्या लगता यही कि उनकी प्यारी खरगोश ने भागकर सीधा एक शेर से शादी कर ली। आदित्य को समझ नहीं आया कि इसमें उसने गलत क्या किया। क्या ये गलत था? उसने अपना सर हल्का सा नीचे किया और अपने नीचे आन्या का गुस्से से तिमतिमाता हुआ क्यूट सा चेहरा देख बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूं। सही टाइम देखकर कभी सही अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता हूं। मतलब? आन्या कंफ्यूज होकर बोली। आदित्य आन्या को आसान भाषा में समझाते हुए बोला, मतलब ये कि जितना जल्दी हो सका मैंने तुमसे शादी की जिससे राका दोबारा से तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा। शादी के बाद मैंने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाया जिसके कारण उन्होंने कुछ देर बाद हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। अगर मैं रोज ऐसे छुपन छुपाई वाले खेल खेलता तो ऐसी काम की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता। मैंने राइट टाइम चूज किया। अब समझ में आया? ये सुन आन्या की आंखें हैरानी के मारे चौड़ी हो गई। उसने आदित्य को हैरानी के साथ देखा। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा था। क्या अब भी तुम गुस्सा हो? आदित्य ने सवाल किया। आन्या आदित्य का सवाल सुन घूरते हुए बोली, हाँ तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम वैम्पायर हो? मुझे कितना डर लगा तुम्हें पता है? आन्या किसी बच्चे की तरह आदित्य से शिकायत किए जा रही थी। वो काफी क्यूट लग रही थी। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। भगवान ने उसकी आन्या को बनाते वक्त हुस्न और क्यूटनेस की तिजोरियों के साथ साथ मासूमियत की भी तिजोरियां खाली कर दी थी। आदित्य ये सब सोचते हुए बड़े ही ध्यान से आन्या को ऑब्जर्व करने लगा।
वो जब अपनी पतली आईब्रोज को गुस्से से आपस में सिकोड़कर अपनी ब्राउन आंखों से किसी बिल्ली की तरह उसे घूर रही थी, उसके गोल मटोल बच्चे की तरह क्यूट से गाल हिल डुल रहे थे। आदित्य का जी उनको पिंच करने का कर रहा था। उसले लाल होंठ जो आपस में बड़बड़ा रहे थे, आदित्य का मन उन्हें एक बार छूने का कर रहा था। आदित्य ने सर नीचे किया और काफी फास्ट आन्या के होठों पे किस कर दिया। किस करते ही आन्या के शिकायती होंठ शांत हो गए और आंखें हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो गई। आन्या समझने की कोशिश कर रही थी अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। आदित्य तभी अलग हुआ और सीधा खड़ा होकर आन्या को देखने लगा। 5 सेकेंड की इस मैजिक किस ने उसकी लिटिल वाइफ को शांत कर दिया था। आन्या तभी अपने होश में आए और आदित्य को घूरते हुए बोली, तुमने मुझे अचानक से किस क्यों किया? ये अच्छा तरीका है तुम्हें शांत करवाने का। आदित्य अपने होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोला। आन्या आदित्य के बातों के पीछे का मतलब समझते हुए बोली, इसका मतलब ये नहीं ये ट्रिक हमेशा के लिए काम करेगी। ये सुन आदित्य उसके होठों की ओर देखते हुए बोलने लगा, तो क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ और भी करूं? लेकिन आन्या ने तो जैसे आदित्य की बात सुनी ही नहीं थी। वो तो इस वक्त आदित्य को डीप किस करना चाहती थी। आदित्य ने आज उसे 5 सेकेंड में ही छोड़ दिया था। आन्या ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने चेहरा ऊपर कर दिया, मगर हाइट कम रहने की वजह से आन्या आदित्य को किस नहीं कर पाई थी। वहीं आदित्य आन्या के एक्सप्रेशंस को देख ये समझ गया था कि वो उसे किस करना चाहती है, मगर आदित्य कुछ सोचते हुए सीधा ही खड़ा रहा। आन्या ने अपनी आंखों को इन ओपन किया और फिर अपने पंजे को ऊपर कर आदित्य को किस करने की कोशिश करने लगी, मगर फिर भी वो आदित्य तक पहुंच नहीं पा रही थी। आन्या ने आंखों ही आंखों से आदित्य को इशारा किया, मगर आदित्य ने उसके इशारे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। आन्या फ्रस्ट्रेटेड होकर खरगोश की तरह जंप करने लगी, मगर फिर भी वो आदित्य तक पहुंच नहीं पा रही थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर आन्या गुस्से में से झुंझलाते हुए आदित्य को घूरने लगी। आदित्य अपने हाथों को आपस में फोल्ड कर डेविल स्माइल के साथ आन्या को देखने लगा। बहुत शैतान की तरह हंस रहे हो ना? अभी बताती हूं तुम्हें, खुद से कहते हुए आन्या के होठों पे डेविल स्माइल आ गई। इससे पहले आदित्य को कुछ समझने का मौका मिलता, आन्या ने उसकी चेस्ट पे अपने दोनों हाथ रख पीछे की तरफ नरम बेड पे पुश कर दिया। आदित्य सीधा बेड पे जा गिरा। आदित्य के गिरते ही आन्या भी बिना देरी किए उसके ऊपर आ गई, मानो उसे ये डर हो कि कहीं आदित्य वापस से उठ ना जाए। मगर आन्या नहीं जानती थी कि जब उसने आदित्य की चेस्ट को टच किया था तो आदित्य ने उसके अगले मूव को भांपकर खुद की बॉडी को ढीला छोड़ दिया था। ऊपर आ जाने के बाद आन्या ने आदित्य की टाई को पकड़ा और उसके चेहरे के बेहद क्लोज जाते हुए सिडिक्टिव वे में बोली, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? कहते हुए आन्या आदित्य की टाई को पकड़ उसके बेहद क्लोज आ गई। उन दोनों की नौज आपस में टच कर रही थी। आदित्य का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। ये उसकी धड़कन आन्या की वजह से था। तभी आन्या ने बिना देरी किए आदित्य के नीचे होंठ को हल्का सा काट लिया और फिर वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए एक वैम्पायर की तरह बाइट का निशान छोड़ गई। आन्या आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली, इसे कहते हैं वैम्पायर। और हाँ, अब दोबारा से मुझे दोबारा से डराने की कोशिश भी मत करना, वरना इस बार काटने के साथ साथ खून भी निकाल कर पी जाऊंगी। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि घूरते हुए आन्या को देखता रहा। आदित्य को अपनी ओर घूरता हुआ पाकर आन्या आंख बंद कर खांसते हुए बोली, आई नो तुम शख्स बनने की एक्टिंग कर रहे हो, मगर सच तो ये है कि तुम्हें मुझसे इस वक्त डर लग रहा है। लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी थोड़ी ना, मैं तो बस तुम्हें आराम से समझा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद आन्या आलसी होकर पेट के बल बेड पे पड़ गई। मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना, आन्या किसी क्रूर महारानी की तरह आदित्य से बोली। आदित्य ने बस लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी। इस लड़की का सच में कुछ नहीं हो सकता था। इसे तो बस उसे उसकी माँ ही कंट्रोल कर सकती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में आन्या करण और तनिषा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वो उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगी। वो रास्ते में पहुंची ही थी कि तभी एक लंबा लड़का उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आन्या ने जब अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि कॉलेज का हैंडसम हंक रितेश उसके सामने खड़ा था। वो उसका सीनियर था। आन्या साइड से होते हुए जैसे ही वहां से जाने लगी तभी रितेश ने उसे फिर से रोक लिया। ये बदतमीजी है, आन्या घूरते हुए रितेश से बोली। रितेश मुस्कुराते हुए बोला, 1 हफ्ते बाद कॉलेज कंपटीशन होने वाला है। हाँ तो क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? पर मैं तो किसी और गाने पर डांस करने वाली हूँ जिसमें या तो सिंगल या फिर लड़कियों का ही ग्रुप होगा।
ये सुन रितेश बोला, लगता है तुम्हारे चूज किए गए गाने भी तुम्हारी तरह ही कूल और सवेज होंगे। आन्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुमने सही कहा। सॉरी मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती। मगर मुझे एक चांस तो दे के देखो, क्या पता तुम सोम को चेंज कर लो। रितेश के ऐसा बोलने और आन्या सोचने और मजबूर हो गई। तभी उसे आदित्य का ख्याल आया, मगर वो आदित्य तो उसके साथ डांस नहीं करने वाला था, तो उसने अपने ख्याल को साइड में झटक दिया। मैं सिंगिंग और रैपिंग में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आन्या बोली। रितेश ये सुन आन्या से कहने लगा, मैंने सुना है तो रैप काफी अच्छा कर लेती हो। यू आर रैप मॉन्स्टर गर्ल। अपनी तारीफ सुन आन्या अपने होठों के कोने को तिरछा कर मुस्कुरा दी। मुझे एक चांस तो दे के देखो, रितेश एक आखिरी कोशिश करते हुए बोला। आन्या रितेश की आवाज में मायूसी देख अपनी चीन और फिंगर रख जमीन को घूरते हुए कुछ सोचकर बोली, अम्मा ठीक है, मुझे एक गाना काफी ज्यादा पसंद है। अगर तुम रेडी हो तो हम कल उस पे प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये सुन रितेश काफी खुश हो गया। चलो उसकी क्रश उसके कर डांस करने से मान तो गई थी। आन्या रितेश को बाय बोल वहां से चली गई। आन्या कॉलेज की सबसे पॉपुलर और सुंदर लड़की थी, जो कॉलेज के हैंडसम हंक रितेश का भी कई महीनों से क्रश थी। रितेश आन्या का जवाब हाँ सुन स्माइल करते हुए वहां से चला गया। उसे नहीं पता था भविष्य में उसका सपना कोई तोड़ने वाला है। शाम का वक्त था और आन्या एक एक बड़े से खाली रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वहां का जो म्यूजिक सिस्टम था उसमें एक वेस्टर्न गाना जिसका नाम सेन्योरिटा बज रहा था। वो आन्या के फेवरेट सॉन्ग में से एक था, मगर आन्या को एक पार्टनर की जरूरत थी जो उसे मिल नहीं था, इसीलिए वो अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी। आदित्य जो अभी ऑफिस से आया था म्यूजिक की आवाज का पीछा करते हुए वहां तक आ गया। उसने देखा कि आन्या हवा में ही किसी के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर आदित्य ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा ली। आन्या इस वक्त ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर फ्रॉक में थी जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आ रही थी। उसके ब्राउन बाल इस वक्त खुले हुए थे। उसकी गोरी मगर हल्की त्वचा काफी ज्यादा चमक रही थी। उसने पैरों में की कोई स्लीपर्स नहीं पहने हुए थे। आन्या की नजर तभी आदित्य पर पड़ी जो उसमें ही खोया हुआ था। आन्या ने अपनी ब्राउन आंखों से आदित्य को आने का इशारा किया। आदित्य तुरंत उसके पास आ गया। क्या तुम्हें डांस आता है? आन्या ने पूछा। आदित्य ने उसका सवाल सुन हाँ में अपनी पलकें झपका दी। ये देख आन्या हैप्पी होते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? आर यू श्योर? आदित्य अपने होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोला। आन्या ने कहा, इसमें श्योर की क्या बात है, मैं तो रेडी हूं। ठीक है, कहते हुए आदित्य ने फ्लर्टी तरीके से अपना को देखते हुए अपना ब्लेजर उतारा, अपनी टाई को भी थोड़ा लूज कर दिया। आदित्य अपनी शर्ट के ऊपर का एक बटन खोलते हुए आन्या की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर आन्या पीछे हटने लगी। उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। आदित्य ने अपना एक हाथ आन्या की कमर के पीछे ले जाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। ऐसे अचानक से खींचे जाने की वजह से आन्या का सर आदित्य के सीने पे जा लगा था। आन्या का लेफ्ट हैंड अपने आप ही आदित्य के शोल्डर पे चला गया था। आदित्य ने आन्या का राइट हैंड अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और उस पे किस करते हुए बोला, तो प्रैक्टिस शुरू करें? तुम डे बाय डे फ्लर्टी होते जा रहे हो, आन्या चिढ़ते हुए बोली। ये सुन आदित्य अपने होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोला, सब तुम्हारी ही देन है। मुझे पता था सारा इल्जाम तुम मुझ पर ही लगाओगे। अब प्रैक्टिस शुरू करें। कहते हुए आन्या ने अपने मुंह का पाउट बना लिया। ये देखकर आदित्य ने उसकी कमर को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लिया। सॉन्ग स्टार्ट हुआ। आन्या ने आदित्य की तरफ फ्लर्टी आंखों से देखते हुए उसके पास आकर सरकास्टिक स्माइल के साथ गया। आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सेनोरिटा, आई विश आई कुड प्रिटेंड आई डिडंट नीड या। आन्या ने अपने दोनों हाथों को आदित्य की चेस्ट पे रख उन्हें नीचे ले गई, मगर आदित्य ने तभी उसके दोनों हाथों को पकड़ा और आन्या को उल्टा कर उसके पेट पे हाथ रख नेक्स्ट स्टेप डांस का करने लगा। आन्या ने आगे गाए, बट एवरी टच इज ओ ल ल ल इट्स ट्रू ल ल ल। आन्या अपने आप को आदित्य से छुड़वाकर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, आदित्य ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उस सीधा कर आन्या के फहेड को अपनी चेस्ट से चिपका दिया। आन्या ने अपना पैर अपनी टांग पे क्रॉस कर रख दिया और आदित्य की नशीली गहरी काली आंखों में देखते हुए नेक्स्ट लाइन गाने लगी। ओ आई शुड बी रनिंग, ओ यू कीप मी कमिंग फॉर या। लैंड इन मायामी। आदित्य ने आन्या की चिन को अपनी कठोर उंगलियों से पकड़ा और उसकी ब्राउन आंखों में एक पल के लिए देखने के बाद उसकी उंगली पकड़ अपना एक हाथ पीठ के पीछे ले जाकर आन्या को राउंड राउंड घुमाते हुए नेक्स्ट लाइन गाने लगा। The air was hot from summer rain, sweat dripping off me.
Before I even knew her name, it felt like oh, नो आदित्य आन्या के चेहरे पे झुका तो आन्या ने अपनी आंखें कर अपना चेहरा साइड में फेर लिया। आन्या आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रख और दूसरा हाथ उसके हाथों में फंसाकर नेक्स्ट स्टेप करने लगी। आदित्य ने आन्या को पीछे पलटा और उसकी नेक और अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए नेक्स्ट लाइन गाने लगा। Sapphire moonlight we danced for hours in the sand. Tequila sunrise her body fit right in my hands, It felt like oh, यह दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के क्लोज आकर नेक्स्ट स्टेप करते हुए गया। I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. आन्या अपने दोनों हाथ आदित्य की चेस्ट पे फहरा रही थी और आदित्य के हाथ आन्या की कमर को टाइटली होल्ड करके रखे हुए थे। दोनों ने नेक्स्ट स्टेप करते हुए आगे गया। But every touch is oh, it's true, Oh, I should be running। कुछ देर बाद गाना भी खत्म हो गया और उनका डांस भी। वो दोनों अभी भी बेहद क्लोज होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आन्या के हाथ आदित्य के गले में बंधे हुए थे और वो पंजों के बल थोड़ा ऊपर खड़ी आदित्य की नशीली आंखों में देख रही थी। वहीं आदित्य के दोनों हाथ आन्या की कमर पर मौजूद थे और वो आन्या की साफ ब्राउन आंखों में खुद को इजीली से देख पा रहा था। आदित्य अपना एक हाथ आन्या के बालों और गर्दन के पीछे ले गया। आदित्य ने अपना चेहरे नीचे किया और अपने लिप्स को आन्या के लिप्स से कैप्चर कर उसे पैसिनेटली किस करने लगा। आन्या एक पल के लिए आदित्य की इस सडन किस से शॉक हो गई, मगर अगले ही पल वो भी आदित्य के गले में हाथ डाल पंजों के बल खड़ी होकर आदित्य को किस बैक करने लगी। आन्या का साथ आदित्य को और भी ज्यादा वाइल्ड बना रहा था। वो आन्या को और भी पेशन के साथ की किस करने लगा। आदित्य किस करते हुए आन्या को पीछे ले जा रहा था। नन्ही आन्या के पंजे पीछे जा रहे थे। बैलेंस बनाने के लिए उसने अपनी खूबसूरत टांगों को आदित्य की कमर के चारों तरफ लपेट दिया। उन दोनों की आंखें बंद थी और वो दोनों एक दूसरे को हैंग्री किस करते हुए पीछे जा रहे थे। आन्या ने जब ये फील किया कि वो दीवार से सटी हुई है तो उसने तुरंत अपनी टांगें ओपन कर सीधी खड़ी हो गई। आदित्य आन्या को वॉल से एकदम सटाते हुए पेशन के साथ 20 मिनट तक किस करता रहा। आदित्य के होंठ अब सीधा आन्या की गर्दन पर आ गए थे। आन्या की गर्दन पर किस करते हुए आदित्य उसके शोल्डर पे किस करने लगा। आन्या ने ऑफ शोल्डर वाली ड्रेस पहनी थी जिसके कारण आदित्य आन्या के शोल्डर पर इजीली किस कर पा रहा था। वहीं आन्या के हाथ आदित्य के बालों में चल रहे थे। वो हल्की हल्की कामुकाहें भर रही थी जो आदित्य को और भी ज्यादा वाइल्ड बना रही थी। आदित्य उसकी ब्यूटी बॉन्स पे किस करने लगा। इससे आगे आदित्य नहीं बढ़ा। वो आन्या की परमिशन लिए बगैर उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता था। वो आन्या को टाइम दे रहा था। वो आन्या की बॉडी से ज्यादा उसकी सोल से कनेक्टेड था। आदित्य को खुद पे विश्वास था कि एक दिन आन्या जरूर खुद को उसे पूरी तरह सौंप देगी। वो तब तक उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा जब तक आन्या खुद उसके पास नहीं आएगी। तुम काफी अच्छा डांस करती हो, आदित्य आन्या की चिन पकड़ उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाते हुए बोला। आन्या ने हाँ में अपनी पलकें झपकाई और आदित्य की तारीफ करते हुए कहने लगी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मुझे पहले विश्वास नहीं था कि तुम डांस कर भी सकते हो या नहीं। आदित्य ने जब ये सुना तो वो कॉल्ड नजरों से आन्या को घूरते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या मैं एक इंसान नहीं हूं? आन्या मना करते हुए बोली, नहीं, पहले मुझे ये लगा कि डेविल मोन्स्टर्स कभी डांस नहीं कर सकते, मगर आज तुम्हारा रोमांटिक डांस देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है। ये सुन आदित्य आन्या को डराते हुए उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले गया और अपने दोनों हाथों को दीवार से सटा दिया। आदित्य अपना फेस नीचे कर आन्या के फेस के करीब ले गया और सर्द आवाज में धीरे से बोला, बहुत बोलने लगी हो आजकल। शायद तुम ये भूल गई हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूं। आन्या जो दीवार से सटी हुई थी उसने डरते हुए आदित्य की आंखों में देख 2 बार ब्लिंक किया और बोली, तुम पहले की तरह राक्षस बनने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। डिवोर्स शब्द सुन आदित्य के तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से आन्या की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे डिवोर्स दोगी? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की? आज कह दिया है, आइंदा अपनी जबान पे ये शब्द ले भी मत आना। याद रखना अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे से भी ज्यादा तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और रही बात डिवोर्स की तो वो तुम भूल ही जाओ। आन्या आदित्य के डेविल रूप को देख कसके अपनी आंखों को बंद कर लेती है। डर की वजह से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सॉरी, आन्या डरते हुए बोली। आदित्य आन्या को डरा हुआ देख उसे आगे नहीं डांटता है और टॉपिक चेंज करते हुए उससे पूछता है,
वैसे आज तुम्हारे मन में डांस करने की ख्वाहिश कैसे जाग उठी? उसका सवाल सुन आन्या बोली, वो हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन होने जा रहा है तो मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। ये सुन आदित्य अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, तुम अकेले डांस कर रही हो? नहीं, वो कॉलेज का एक लड़का है, मैं उसके साथ डांस करने वाली हूँ, आन्या बोली। आन्या ने अपनी बात को खत्म किया ही था तभी उसे रूम का टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाकर आदित्य के फेस के डार्क एक्सप्रेशंस और लाल आंखों को देखा। ये देखकर आन्या ने डरते हुए अपने गले में अटके हुए स्लाइवा को गले से नीचे उतारा। तुम किस लड़के के साथ डांस कर रही हो? आदित्य अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। इस वक्त आदित्य से कॉल्ड वाइब आ रही थी जो काफी खतरनाक थी। आन्या डरते हुए बोली, वो बस हम डांस ही तो कर रहे हैं, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? ये सुन आदित्य अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तुम किसी के साथ डांस नहीं कर रही हो, एक लड़के के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई मेरी बात? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ गई तो मैं वापस से तुम्हारा बाहर निकलना बंद करवा दूंगा, आदित्य उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। ये सुन आन्या मुंह बनाते हुए बोली, तुम कितने बड़े जलकुकड़े हो, तुमसे बड़ा जलकुकड़ा ना इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब तुम उसके साथ डांस करोगी? आदित्य अपनी ठंडी आवाज में बोलकर आन्या के करीब जाते हुए बोला। नन्ही आन्या डर के मारे दीवार से सट गई और डर के मारे अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, हाँ मैं क करूंगी। ये सुनकर आदित्य ने अपना एक हाथ दीवार से सटा दिया और दूसरा हाथ अपनी कमर के पीछे ले गया। आदित्य फिर अपना चेहरे हल्का नीचे कर लिटिल आन्या के डरे हुए चेहरे के पास ले जाते हुए धीमी आवाज में बोला, और अगर मैं उस लड़के को जान से मार दूं तो? मारने वाली बात सुनकर आन्या ने डरते हुए आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए किसी को कौन मारता है? मैं मारता हूं, आदित्य ने उसी ट्यून में जवाब दिया। ये सुन आन्या सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर डांस नहीं करूंगी। शर्त का नाम सुन आदित्य ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए पूछा, कैसी शर्त? आन्या डेविल स्माइल करते हुए बोली, अगर तुम कंपटीशन वाले दिन उस लड़के की जगह तुम आ गए तो मैं उस लड़के के साथ डांस नहीं करूंगी, और अगर तुम नहीं आए तो? आन्या आगे बोलते बोलते रुक गई और डेविल स्माइल करते हुए आदित्य को देखने लगी जो अपनी ही सोच में गुम था। आन्या के पास अच्छा मौका था यहां से भाग जाने का। वो बिना देरी किए साइड से निकलकर भागने लगी। एक बार जरूर सोचना, मुझे तुम पे विश्वास है मेरे प्यारे मॉन्स्टर, आन्या भागते हुए बोली और वहां से चली गई। दीवार को देख रहे आदित्य के होठों पर एक अडोरेबल स्माइल आ गई। वो स्माइल आदित्य अपने दिमाग में क्या सोच रहा है उस चीज को बयां कर रही थी। रात का वक्त था और आदित्य अपने घर यहां उसकी फैमिली रहती थी वहां आया हुआ था। आदित्य ने क्रिस की आंखों ही आंखों से पूछा तो क्रिस उसके कान के पास आकर बोला, भाई, फैमिली वाले आपका और सीमा का रिश्ता तय करवाने जा रहे हैं, इसीलिए आपको आज फैमिली डिनर के लिए बुलाया है। आदित्य ने क्रिस की बात सुनकर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। कोई भी नहीं जानता था कि इस लड़के के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। उसे शांत देख क्रिस चिढ़ते हुए बोला, भाई आप शादीशुदा हैं और यहाँ हमारी भोली भाली फैमिली आपके रिश्ते को तय करवाने में लगी हुई है, कहीं आप आन्या भाभी को धोखा तो नहीं दे रहे? क्रिस ने जब ये कहा तो आदित्य ने उसे अपनी ठंडी नजरों से देखा। अपने भाई की कोल्ड नजरें अपने ऊपर पाकर बेचारे क्रिस की आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आदित्य डाइनिंग टेबल पे आ गया। उसकी मॉम, दादी और दादाजी यहीं बैठे थे। आदित्य के डैड बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए हुए थे। वहां डाइनिंग टेबल पे दो और लोग भी मौजूद थे, सीमा और उसकी मॉम मीनाक्षी। वो दोनों अंदर ही अंदर काफी खुश नजर आ रही थी। सीमा ने अपनी आंखों में सपने लिए आदित्य को देखा। प्रॉपर हेयर स्टाइल, वो दो काली और नशीली किल्लर आंखें मानो AK-47 हो जो लड़कियों के दिलों पे नॉन स्टॉप गोलियां चलाकर उन्हें घायल करती हो। तीखी नाक, क्लीन की हुई शेव, एलिगेंट लुक, मसुलर बॉडी, टॉलनेस, डैशिंग पर्सनैलिटी, उसका ऑरा, उसकी प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसे ग्रीक ऑफ गॉड का टाइटल दे रहा था। वो कितना परफेक्ट था उसको बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मगर तभी सीमा को उस दिन हुआ वो वाकया याद आया जब आदित्य किसी तानाशाह की तरह उस ब्लैक चेयर पे बैठा था और वो जमीन और घुटनों के बल पड़ी हुई थी। तब वो इतना डर गई थी कि उसने 2 दिनों तक खुद को कमरे में लॉक करके रखा हुआ था। उसे साथ ही साथ आन्या से इतनी नफरत हुई कि वो इतने दिनों में अपने दिमाग में ही आन्या का 1000 बार खून कर चुकी थी। सीमा पलके झपकाए बिना ही आदित्य को लगातार देखती रही।
मगर आदित्य ने अपनी एक नज़र उठाकर देखा, उसकी तरफ देखा, तब भी नहीं था। ये चीज सीमा के दिल में आग पैदा कर रही थी। बेटा आदित्य, आदित्य के दादाजी रविंद्र ने कहा। रविंद्र की पर्सनैलिटी भी काफी कोल्ड थी। भले ही रविंद्र 70 वर्ष का था, मगर वो 50 वर्ष का दिखता था। उसका ऑरा भी काफी खतरनाक था। वो हमेशा बिजनेस शूट में ज्यादातर ब्लैक या फिर व्हाइट पहनकर रखता था। सीमा और मीनाक्षी खुश हो गई, क्योंकि जिसके लिए वो सालों से सपने देखती हुई आ रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था वो सपना अब सच होने जा रहा है। सीमा ने अपने मन में ये सोच रखा था, भले ही आन्या उससे कितनी भी ज्यादा सुंदर और मासूम क्यों ना दिखती है, मगर आदित्य की फैमिली उसकी शादी किसी आम लड़की से बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ऐसी लड़कियां हर अमीर लड़कों के बिस्तर पर रोज आती जाती रहती है, मगर वो अभी भी उसकी असली घरवाली नहीं बन सकती। आदित्य ने उनकी तरफ एक नजर देखा और फिर अपना डिनर कंटिन्यू करते हुए बोला, जी कहिए। तुम काफी मैच्योर हो गए हो, तो क्या मुझे फिर से 5 साल का बच्चा बन जाना चाहिए? आदित्य बिना किसी इमोशन के बोला। ये सुन रविंद्र हल्का हंसा और बोला, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, आदित्य ने फिर किसी बिना भाव के कहा। उसका कोल्ड और अरोगेंट बिहेवियर देख रविंद्र एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं किसी भी वक्त कर सकता हूं, तो तुम्हें अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। कौन सी? ये सुन आदित्य की दादी तारा ने मुस्कुराते हुए बोली, हमें पड़पोता देने की इच्छा। ये सुन क्रिस जो खाना खा रहा था वो बीच में ही जोर जोर से खांसने लगा। क्रिस की मौसी रूपमती यानी आदित्य की मां ने उसे पानी पकड़ाया और डांटते हुए बोली, हंसने वाली बात नहीं है, अगला नंबर तुम्हारा है। ये सुनकर तो क्रिस मानो वहां उल्टी कर देना चाहता था, पर मेरी वाली तो पता नहीं कहां घूम रही होगी, क्रिस खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। वहीं तारा थोड़ा रुकते हुए बड़े ही आस के साथ आदित्य से बोली, करोगे ना हमारी विश पूरी? आदित्य ने ये सुन अपनी दादी तारा की ओर देखा और फिर बिना किसी इमोशन के बोला, जरूर करूंगा। आदित्य के इस जवाब से क्रिस के गले में एक बार फिर से खाना अटक गया था। वहीं सभी मेंबर्स आदित्य के कहे हुए शब्दों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। क्या कहा? तुम सच में शादी करोगे और हमें पड़पोता भी पैदा करके दोगे? रविंद्र अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए बोला। रूपमती खुश होते हुए बोली, वाह, इसका मतलब मैं दादी बन जाऊंगी और मैं शैतान के शैतान बच्चों का चाचा। क्रिस अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने मन में बोला। तारा अपनी आंखों में चमक लिए आदित्य से बोली, वाह, इसका मतलब मैं दादी से सीधा परदादी बनूंगी। बेटा मैं तो बोलती हूँ तुम सीमा बेटी से आज ही शादी कर लो। ये सुन सीमा ने शर्म के मारे अपनी पलकें झुका ली। वहीं क्रिस अपने मन में चिढ़ते हुए बोला, इनका बस चले ना तो आज ही बच्चा पैदा करवा ले ये लोग, और फिर हमें बोलते हैं बेटा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ तो तुम कल की ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो? कल में पंडित आएंगे और वो तुम दोनों की कुंडली मैच करके शादी की तारीख और शुभ मुहूर्त फिक्स करेंगे। रविंद्र ने ये कहा ही था तभी आदित्य ने कहा, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। आदित्य ने जब ये कहा तो वहां एक पल के लिए शांति छा गई, यहां तक कि सीमा का दिल भी एक सेकेंड के लिए रुक गया था। क्या मतलब तुम शादीशुदा हो? कहीं तुम बचने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो ना? तारा ने कहा। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी शादी हो चुकी है। अरे लेकिन किससे? कौन है वो लड़की? और तुमने हमें बताया नहीं, आदित्य की मां बोली। आदित्य अपने अपने हाथों और चेहरे को टिश्यू पेपर से पोंछा और चेयर से उठते हुए कहने लगा, मैं जल्द ही उनसे आपको मिलवाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद आदित्य बिना एक बार भी उनकी ओर देखे वहां से चला गया। वहीं सीमा और मीनाक्षी ने जब ये सुना तो उसका खून खोल उठा। सीमा अपनी चेयर से उठी और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मीनाक्षी उसके पीछे पीछे जाने लगी। रविंद्र ने एक नजर उन दोनों की ओर देखा और फिर उसकी नजर क्रिस पर पड़ी जो छुपके से उठकर वहां से जा रहा था। वो अपने दादाजी के सवालों से बचना चाहता था। रुको, रविंद्र ने अपनी कड़क आवाज में कहा तो क्रिस के पैर वहीं बर्फ की तरह जम गए। तुम अपने बड़े भाई के बारे में हर चीज अच्छे से जानते हो तो अब बोलना शुरू करो। रविंद्र अपनी कठोर आंखों से क्रिस को देखते हुए बोला। क्रिस के पास अब सच्चाई बताने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बड़े भाई ने कुछ ही दिन पहले एक लड़की से शादी की है और उसका नाम आन्या है। कौन है वो लड़की? आदित्य तो लड़कियों से सख्त नफरत करता था ना, तो फिर अचानक से उससे शादी कैसे करी? क्रिस बोला, राका उस लड़की के पीछे पड़ा था। जब राका को ये पता चला कि आन्या को बड़े भाई जबरदस्ती अपने विला में रख रहे हैं तो उन्होंने बड़े भाई और हमला करवा दिया।
राका के आदमी आन्या को अपने साथ ले गए थे। अगली सुबह राका जब आन्या से शादी करने वाला था तो बड़े भाई उनकी जगह पर आ गए और उन्होंने आन्या से शादी कर ली। क्रिस ने ठीक वैसा ही रविंद्र को बताया था जैसा हितेश ने उसे सच्चाई और आदित्य और आन्या की शादी के बारे में बताया था। पूरी बात सुनकर रविंद्र अपनी टेबल से खड़ा हुआ और सीरियस होकर बोला, आदित्य जबरदस्ती उस लड़की को अपने साथ क्यों रख रहा था? ये सुनकर क्रिस ने उन्हें होटल वाला किस्सा उन्हें सुना दिया। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद रूप खुश होते हुए बोली, मतलब अब मेरे बेटे को वो जंगली सपने नहीं आ रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। मेरा बेटा चैन से सो भी सकता है और अब अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत भी कर सकता है। मैं बस जल्द से जल्द अपनी छोटी बहू से मिलना चाहती हूँ, तारा ने कहा और रूपमती के साथ वहां से चली गई। दूसरी तरफ सीमा गुस्से से अपने कमरे का सामान तोड़ रही थी। फर्श की हालात काफी ज्यादा खराब थी। सीमा रोते हुए कह रही थी, आदि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, या उस बिच से शादी आखिर कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो आदि, यू आर ओनली माइन। मीनाक्षी ने जब ये देखा तो वो उसके पास आई और गुस्से से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब उस कुतिया की वजह से हुआ है। अगर वो मेरे आदि की जिंदगी में नहीं आती तो मेरी सगाई आज उसके साथ फिक्स हो चुकी होती। मैं उस बिच को जान से मार डालूंगी। सीमा गुस्से से बोलते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए फ्लावर वाश को जमीन पे मार देती है। अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो वो तो तुम अभी भी कर सकती हो। मीनाक्षी के ऐसा बोलने पर सीमा अपनी भौहें आपस में सिकोड़ते हुए बोली, मगर कैसे? आदि तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। ये मीनाक्षी अपने होठों पे एक कड़वाहट भरी मुस्कान लाते हुए बोली, तुम्हें क्या वाकई में लगता है रविंद्र इस शादी के लिए मान जाएगा? उसे किसी बिजनेस घराने की लड़की चाहिए जो आदित्य की न केवल जीवन संगिनी बने बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका बिजनेस भी संभाले। हाँ तो मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर रविंद्र इस बात से राजी नहीं हुआ यो हमारे पास एक और चांस बच जाएगा और तुम फिर कोई कार्ड खेलकर उस लड़की को आदित्य की जिंदगी से अलग करने का काम करोगी। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो आदित्य तुम्हारा और उसके पैसे भी तुम्हारे। समझाते हुए मीनाक्षी के होठों की वो कड़वी मुस्कुराहट जहर में बदल गई। सीमा ने इस बारे में सोचा और फिर मीनाक्षी की ओर देखते हुए बोली, बट मॉम मैं ऐसा करूंगी कैसे? आदित्य उस लड़की से प्यार करता है। इस बारे में तुम्हें खुद सोचना होगा, मगर एक बार मैं तुम्हें बता सकती हूँ। कैसी बात? मीनाक्षी बोली, एक शादीशुदा औरत तो फिर भी उस आदमी को अपना सकती है जिसके कई सारी औरतों के साथ संबंध होते हैं, मगर जब एक शादीशुदा औरत के संबंध किसी गैर मर्द के साथ होते हैं तो औरत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो शादीशुदा मर्द उसे लात मारकर कूड़े में फेंकने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। औरत जात के साथ ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? अपनी मां मीनाक्षी की बात बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद सीमा के होठों पे शैतानी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोली, समझ गई मॉम, मुझे अब आगे क्या करना है, बस अब आप देखती जाओ। मीनाक्षी मुस्कुराई और वहां से चली गई। आदित्य के मैंशन में आदित्य अपने रूम में आया और रूम का डोर क्लॉच कर जैसे ही उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो वो बुरी तरह शॉक हो गया। वहीं आन्या अपने एक हाथ में हेयर ड्रायर और कॉम्ब लिए मस्ती से डांस कर रही थी। डोर के क्लॉज होने की आवाज सुनकर उसने आदित्य की तरफ देखा जो उसे शॉक होकर देख रहा था। पहले तो उसने इस बात और ध्यान नहीं दिया, मगर आईने में उसने देखा कि वो ऊपर से नीचे तक ऑरेंज और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन वाले टॉवल में है तो वो जोर से चीख उठी। आदित्य जो ऊपर से नीचे तक आन्या को एक ही टॉवल में देखकर हैरान था, आन्या के ऐसे चीखने की वजह से वो जल्दी से उसके पास आया और उसका मुंह अपने एक हाथ से ब्लॉक करते हुए दीवार से सटा दिया। आर यू मैड? चिल्लाई क्यों थी तुम? आदित्य घूरते हुए आन्या से बोला। आन्या नाक से बोलने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक है अब छोड़ो तो। क्या बोल रही हो? जो बोलना है ठीक से बोलो, आदित्य चिढ़ते हुए बोला। उसके ऐसा कहने पर आन्या ने अपनी ब्राउन आंखों से उसके हाथ की तरफ इशारा किया। आदित्य ने अपने हाथ की तरफ देखा और तुरंत अपने हाथ को उसके मुंह पर से हटा लिया। आन्या इतना ही बोल पाई थी तभी उसने आदित्य की नजरों का पीछा किया। वो अपने दोनों हाथों को आपस में फोल्ड करके उसकी बॉडी को घूर रहा था। ये देख आन्या ने तुरंत अपने टॉवल को कसके पकड़ लिया। वो टॉवल उसकी चेस्ट से लेकर उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक ही आता था। आन्या की गोरी और लंबी टांगें काफी ज्यादा सेक्सी थी। शावर लेने की वजह से उसकी स्किन और गाल अभी भी हल्के लाल थे।
आदित्य की नजर तभी आन्या के लिप्स पर पड़ी, जो शावर लेने की वजह से पहले से भी काफी ज्यादा रेड हो गए थे। आदित्य का मन अपने होठों से एक बार उन्हें छूने का कर रहा था, मगर जब आदित्य ने ये देखा कि आन्या अपना टाउल पकड़ उसे गुस्से से घूर कर देख रही है, तो वो अपनी नशीली आंखों से उसकी गुस्सेल ब्राउन आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम हस्बैंड वाइफ है, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आन्या, जो पहले से ही आदित्य के यहाँ ऐसी सिचुएशन में होने से शर्मा रही थी, आदित्य की ये बात सुनकर यो शर्म और गुस्से के मारे उसके गाल अब और भी ज्यादा लाल हो गए। आदित्य को आन्या का इन लुक काफी ज्यादा लुभा रहा था। अपनी प्यारी वाइफ को शर्माते हुए देख आदित्य अपना एक हाथ उसकी कमर के पीछे ले गया और आन्या को अपने करीब खींच लिया। आदित्य ने सबसे पहले उसके दोनों गालों और किस किया, जो टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। आदित्य उसके पूरे चेहरे पे किस करते करते उसके होठों तक आ गया। आदित्य आन्या के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर उसे पैसिनेटली किस रहा था। वहीं आन्या, जो अब आदित्य के गिरपत में थी, वो आदित्य को रेजिस्ट ना करके अपने दोनों हाथों से टॉवल को पकड़ संभाल रही थी। उसकी ब्राउन आंखों शौक की वजह से खुली थी। आदित्य उसके होठों पे किस करते करते उसकी चिन को शक करने लगा। आन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आदित्य का उसको यूं प्यार और किस करना आन्या चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसके पेट में सैकड़ों तितलियां मंडरा रही थी। आदित्य अपना दूसरा हाथ आन्या के बालों के पीछे ले गया और उसकी नेक और कोलबास पर किस करते हुए अपने होठों और लव बाइट की छाप छोड़ने लगा। आन्या ने अपने टॉवल को छोड़ अपने हाथों को आदित्य की नेक और बेक पे लपेट दिया। आदित्य आन्या को अपनी गोद में उठा के बेड पे ले आया और फिर उसके ऊपर आ गया। उन दोनों के लिप्स अभी भी आपस में मिले हुए थे। आन्या को पैसिनेट किस करते करते आदित्य के हाथ उसके टॉवल में आकर के उलझ गए थे। आदित्य ने फिर अगले ही पल बंधे हुए टॉवल को खोल दिया। आन्या को एक झटका लगा और उसने तुरंत अपने टॉवल कस के पकड़ लिया। आदित्य थोड़ा ऊपर हुआ और आन्या की आंखों में देखने लगा। क्या हुआ? आदित्य ने आंखों ही आंखों से पूछा। आन्या नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, गिव मी सम टाइम, मैं फिर जल्द ही खुद को तुम्हें हमेशा के लिए सौंप दूंगी। ये सुन आदित्य ने अपनी अंगुलियों से आन्या की चिन को पकड़ा और अपनी आंख बंद कर उसके होठों को चूमते हुए बोला, तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी रूह भी मेरे लिए मैटर करती है। मैं इंतजार करूंगा। ये सुनकर आन्या एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। उसकी स्माइल सच में काफी ज्यादा प्यारी थी। आन्या खुश थी कि उसका पति उसे टाइम दे रहा है। उसके दिल में आज आदित्य के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। Soon I will be yours forever, आन्या धीरे से बोली। सिंघानिया मैंशन में अगर आन्या की फैमिली अब अपने घर में नहीं रह रही है तो फिर वो आखिर रह कहाँ रही है? और आन्या हॉस्टल के बजाय और कहाँ रही है? चेयर पे किसी किंग की तरह बैठा राज अपनी आंखें बंद कर अपना टू फिंगर्स से अपना माथा रब करते हुए खुद से बोला। उसने आन्या को पालने वाली फैमिली के बारे में पता किया था, मगर उसके पड़ोसी उन्हें लापता बता रहे थे। जो भी था वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखों को ओपन कर बेड पे सो रही सरीना को देखा। वो उसे और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता था। राज उसके पास आया और उसके बगल में जाकर के लेट गया। राज ने सोती हुई सरीना के माथे और होठों पर किस किया और कहा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ सारू। 20 साल से जो तुम इंतजार करती हुई या रही हो वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें जरूर अपनी बेटी आन्या से मिलवाऊंगा। कोई भी अब हमसे हमारी आन्या को दूर नहीं कर पाएगा। कहते हुए राज सरीना के बगल में ही लेट गया। जो भी अब तक उनकी लाइफ में होता हुआ आया था वो किसी दर्दनाक हादसे से कम नहीं था। पहले उसका बड़ा भाई और भाभी आज से 20 साल पहले मारे गए और फिर आन्या उनसे बिछड़ गई। उस शख्स को याद कर राज का दिल गुस्से से भर गया। राजवीर सिंह, हिसाब तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, कहते हुए राज ने किसी को कॉल किया। लंदन में एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष थी, वो भगाते हुए ऑफिस में जा रही थी। गोरा रंग, 5 फुट 7 इंच हाइट, ब्राउन बाल जिनका जुड़ा बना रखा था, पैरों में ब्लैक कलर की हाई हिल्स, व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन की सेक्रेटरी वाली ड्रेस में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वो अपने हाथ में ब्लैक कलर की फाइल लिए हुए भगाते हुए कैबिन के अंदर आए। सॉरी सर, आई एम लेट। वो लड़की इतना ही बोल पाई थी तभी वो दो ब्राउन और हिजेल आंखें अपने ऊपर महसूस कर वो बीच में ही रुक गई। कहीं इन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया है? वो लड़की अपने मन में घबराते हुए बोली। सो दिस इज योर फर्स्ट डे? मास्टर चेयर पे किसी किंग की तरह बैठे हिजेल आंखों वाले उस लड़के ने कहा।
ब्लू शर्ट, ब्लू टाई, व्हाइट शूज, व्हाइट पेंट और व्हाइट ब्लेजर में वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके हल्के ब्राउन एकदम सेट थे। उसके बालों की कुछ शार्प लटें उसके माथे पर आई हुई थी। उसका ये लुक लड़कियों के दिलों की धड़कन रुका सकता था। सॉरी सर, वो मैं। तभी वो लड़का उस लड़की की बात को बीच में काटते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी सर्द आवाज में बोला, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूज। ये सुन उस लड़की ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। वो लड़का आगे बोला, आज फर्स्ट डे था तुम्हारा और तुम उसी में लेट। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें टाइम के साथ नहीं, टाइम से आगे चलना होगा। मगर ना तुम समय के आगे हो और ना तुम समय के साथ। मुझे तो आपके साथ होना है, वो लड़की अपने मन में बोली। वो फाइल कहाँ है? मैंने पूछा, फाइल कहाँ है? वो लड़का थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। वो लड़की तुरंत आगे आई और उसकी टेबल और फाइल रख 2 कदम पीछे हो गई। अकड़ू कहीं का, वो लड़की धीरे से बुदबुदाई, नो एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम है ना तुम्हारा ऐसी जॉब करने का। वो लड़का फाइल के पेजेस पलटते हुए बोला। ये सुन लड़की घबराते हुए बोली, जी जी बॉस, ठीक है, तुम मुझे मेरा शेड्यूल बताकर जा सकती हो, उस लड़के ने अपनी कड़क आवाज में कहा। उसकी ट्यून से साफ साफ महसूस ही रहा था उसे लड़कियों से कितनी ज्यादा नफरत है। उसका सेक्रेटरी किसी जरूरी काम से 1 महीने की छुट्टी पर था और इसीलिए उसने अपनी दोस्त को अपनी जगह भेजा हुआ था। उस लड़के को जब ये पता चला तो उसकी भौहें तुरंत आपस में कस गई थी। मगर वो उस लड़की की क्वालिफिकेशन देख शांत ही गया था। भले ही वी लड़की बिजनेस स्टडी कर रही थी, मगर सेक्रेटरी का वर्क कैसे किया जाता है उसे इसके बारे में कच्चा नॉलेज था। वो बचपन से ही ऐसे खानदान से बिलोंग करती हुई आई थी जहां उसे कोई भी घर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सर्वेंट उसके आसपास घुमा करते थे। उसके कपड़े से लेकर उसकी जर चीज महंगे ब्रांड की हुआ करती थी। वो इस जॉब के लिए भी सिर्फ इसलिए हाँ कही थी क्योंकि उसे मानिक पर क्रश आ गया था। मानिक एक बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस लंदन, इंडिया, इंग्लैंड और बाकी कई सारी कंट्री में फैला हुआ था। क्या दिन आ गए हैं तेरे रूह, तुझे एक लड़का पटाने के लिए उसकी सेक्रेटरी बनना पड़ रहा है। वेल, इतना भी बुरा नहीं है ये काम, बस बॉस ही मुझे बागर बिल्ला मिल गया है। आंखें जितनी सुंदर है उतनी ही कोल्डनेस से भरी, रूही खुद से बड़बड़ाते हुए बोली और मानिक को शेड्यूल बताकर चली गई। मिस रूही, यही नाम है ना तुम्हारा? आखिर मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? मास्टर चेयर पे बैठा मानिक जाती हुई रूही की पीठ को घूरते हुए खुद से बोला। तभी मानिक का फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से फोन को पिक किया। हेलो अंकल। मानिक बेटा, तुम कब इंडिया आ रहे हो? पीछे से आवाज आए। मानिक बोला, बहुत जल्द ही मैं आपसे और आंटी से मिलूंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे बेटा। वैसे तुम्हें गुड न्यूज मिली? गुड न्यूज का नाम सुन मानिक के होठों पर स्माइल बिखर गई। आखिर वो लड़की उसे मिल ही गई जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। मानिक ने हम कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग इंडिया में सीमा की कार आन्या के कॉलेज बाहर आकर रुकी। उसने बड़े ही ध्यान से देखा। हितेश और बाकी कुछ और आदमी आदित्य ने आन्या की सेफ्टी के लिए लगा रखे थे। ऐसे में वो अपने प्लेन को अंजाम नहीं दे सकती थी। उसे कोई और तरीका अपनाना था। सीमा ने अपनी आंखों पे गोगल्स को लगाया और कार का शीश चढ़ाकर कार स्टार्ट कर वहां से चली गई। वहीं एक और कार जिसमें राज था, उसने आन्या को देखा जो तनिषा से हंसते हुए बातें कर कॉलेज के अंदर जा रही थी। तुम जहां कहीं भी रह रही हो उसका पता मैं लगवाकर ही मानूंगा। राज ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। हे, क्यों ना आज हम कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएं? तनिषा कोहनी मारते हुए आन्या से बोली। आन्या ने जब ये सुना तो उसे आदित्य का ख्याल आया और वो मना करते हुए बोली, मेरा राक्षस पति इसके लिए कभी नहीं मानेगा। वैसे भी उसके आदमी हमारे आसपास ही रहते हैं। भले ही नजर नहीं आते मगर वो सभी काफी ज्यादा शातिर है। ये सुन तनिषा ने कुछ सोचा और फिर बोली, डोंट वरी यार, हम सिर्फ क्लब में थोड़ी मस्ती ही तो करने चलेंगे। वैसे भी हम पिछले 4 महीनों से बाहर कहीं गए नहीं हैं। अगर उसे पता चला तो वो मुझे जिंदा खा जाएगा। आन्या थोड़ा पैनिक होकर बोली। मगर वो भी क्लब में जाना चाहती थी। वो भी कभी कभार हल्की ड्रिंक तनिषा के साथ कर लिया करती थी, मगर शराब पीने की उसे ज्यादा आदत नहीं थी। रात को क्लब में मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, आन्या धीरे से बुदबुदाए। एयरपोर्ट पे ब्लैक 3 पीस शूट पहले एक लड़का अपनी आंखों पे गॉगल्स लगाए एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था। हाइट कोई 6.5 इंच होगी। सर के बाल प्रॉपर सेट थे, क्लीन शेव की गई और चिन पे एक तिल था। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था।
ब्लैक आंखें जो शेष के पीछे ढकी हुई थी। उसकी पर्सनैलिटी और उसका लुकस ही कुछ ऐसा था कि एयरपोर्ट की लड़कियां भी उसे घूरती हुई जा रही थी। वो लड़का ब्लैक शूट पर पहले अपने गार्ड्स के बीच से किसी किंग की तरह जा रहा था। बॉस, उसका एक खास आदमी जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने धीरे से कहा। लड़का अपनी कोल्ड आवाज में बोला, हम। बॉस, आप पहले जरूरी मीटिंग अटेंड करने जाएंगे या फिर घर जाएंगे? कार बाहर रेडी है, उस असिस्टेंट ने कहा। वो लड़का उसी ट्यून में बोला, ना ऑफिस जाएंगे ना घर। सबसे पहले मैं अपने सबसे पुराने और खास दोस्त आदित्य से मिलने जाऊंगा। कहते हुए वो लड़का एयरपोर्ट से बाहर निकला और सीधा अपनी पॉश कार में जाकर के बैठ गया। कार स्टार्ट हुई और वहां से निकल गई। तभी कुछ देर बाद अचानक से कार ब्रेक मारती है। वो लड़का जो सीट के पीछे अपना सर टिकाए बैठा था, अचानक से अपनी बंद आंखों को झटके से खोलता है। क्या हुआ? वो लड़का अपनी ठंडी आवाज में बोला। उसके ठंडे शब्दों को सुन ड्राइवर कांपते हुए बोला, बॉस, एक लड़की है, वो बीच रास्ते पे आ गई है। ये सुन उस लड़के की आंखें कोल्ड हो गई। कुछ देर पहले आन्या और तनिषा के कॉलेज की छुट्टी जो चुकी थी। आन्या अपनी कार में जाकर के बैठ गई। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, पीछे राज की कार ने भी आन्या की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। आज आदित्य ड्राइविंग कर रहा था। उसने जब रियर व्यू मिरर से किसी एक्सपेंसिव कार को अपनी कार का पीछा करते हुए देखा तो उसके होठों पे डेविल स्माइल आ गई। आदित्य समझ गया था कि ये राज की कार है। आदित्य ने कुछ देर तक कार की स्पीड को नॉर्मल किया और फिर कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ कार की स्पीड को बढ़ा दिया। ये देख राज ने भी तुरंत अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दी। तुम जो कोई भी हो, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। आखिर कौन हो तुम? राज गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए बोला। तभी रास्ते में कई सारी गायें और उनके साथ कुछ ग्वाले आ गए जो रोड को ब्लॉक करके रखे हुए थे। राज ने तुरंत कार के ब्रेक लगा दिए। तभी उसने देखा कि आदित्य की गाड़ी आगे होने की वजह से पहले से ही वहां से जा चुकी थी। ये देख राज गुस्से से अपनी मुट्ठियों को आपस में कस लेता है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं। एक बार वो कंपटीशन हो जाए बस, फिर आन्या को दोबारा से हमारी फैमिली का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। खुद से बोलते हुए राज कार को घुमाकर वहां से चला जाता है। मगर उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर आन्या इतनी एक्सपेंसिव कार में थी किसके साथ? कहीं उसका कोई रिच बॉयफ्रेंड तो नहीं? राज के दिमाग में सैकड़ों ख्याल थे। राज से 20 साल पहले उसने अपने दोस्त से ये वादा किया था कि वो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर देगा। उसके दोस्त का भी रख बेटा था जो लगभग 25 की उम्र का था। मगर अगर उसकी बेटी की चॉइस अच्छी है तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ कार में आदित्य ने ये देखा कि राज की कार अब उनका पीछा नहीं कर रही है। मैं जल्द ही आपको आपकी बेटी से मिलवाऊंगा अकाल। आदित्य अपने बैठी आन्या की तरफ देख मन में बोला, जो दुनिया की परवाह किए बगैर आराम से बैठकर चॉकलेट खा रही थी। ढेर सारी चॉकलेट उसके मुंह पर लग गई थी, मगर फिर भी वो काफी क्यूट लग रही थी। ये देख आदित्य मंद ही मंद मुस्करा दिया। वहीं आन्या ने जब ये फील किया आदित्य उसे ही घूरकर देखा रहा है तो उसने बड़े ही मासूमियत से उसकी तरफ देख अपनी आधी चॉकलेट को उसकी तरफ बढ़ा दिया। हे, तुम्हें चॉकलेट खानी है? आन्या अपनी क्यूट सी आवाज में बोली। ये देख आदित्य ने अपने होठों के कोने को तिरछा किया और अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले गया। आन्या इससे पहले कुछ समझ पाती, आदित्य आगे होकर झुका और आन्या के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर उसे किस करने लगा। ये देख आन्या की आंखें हैरत के मारे बड़ी बड़ी ही गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई वो चॉकलेट नीचे गिर गई। लेकिन अगले ही पल आन्या को ये याद आया कि आदित्य ने कार को बीच में ही छोड़ दिया है। ये लड़का पागल जो गया है क्या? आन्या खुद से बोल आदित्य को खुद से दूर पुश करने लगी। एक्सीडेंट के डर से आन्या के पसीने छूट रहे थे, मगर आदित्य था कि वो तो उस पे झुकता हुआ चला जा रहा था। आन्या ने तभी अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे दूर किया। ऐसे दूर करने को वजह से आदित्य का हाथ म्यूजिक बटन पे प्रेस हो गया, जिसकी वजह से कार में राइड इट सॉन्ग प्ले होने लगा। जस्ट लूज कंट्रोल, राइड इट, कम टच माई सोल। राइड इट, लेट मी फील यू, राइड इट, टर्न द लाइट्स डाउन लो। राइड इट, फ्रॉम हेड टू टो, राइड इट, कम टच माई सोल। राइड इट, लेट मी फील यू। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अभी ड्राइविंग कर रहे हो। अगर अपुन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो? अपुन को इतनी जल्दी भगवान के पास नहीं जाना। आन्या आदित्य को डांटते हुए बोले जा रही थी। मगर आन्या का ध्यान बाहर था। वो ये चेक कर रही थी गाड़ी कहीं किसी चीज से टकरा ना जाए। लेकिन आदित्य का पूरा ध्यान तो आन्या के होठों पर टिका हुआ था। आदित्य ने उसके होठों पे लगी चॉकलेट को किस करते वक्त खा लिया था।
ये रोमांटिक गाना जो अभी कार में बज रहा था वो किसी की भी सोल को छू सकता था। ये सॉन्ग आदित्य को भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। उसने तो जैसे आन्या की बात सुनी ही नहीं। गाने का माहौल कार के माहौल को चेंज कर रहा था। It's been a month and 20 days and we're going round and round playing silly games. Now you are saying, slow it down, not right now. आन्या जो आदित्य को लेक्चर दे रही थी उसने रोड से अपना ध्यान हटाकर आदित्य की तरफ देखा जो अपने होठों पे स्माइल लिए आन्या को ही देख रहा था। आदित्य की वो स्माइल देख आन्या स्तब्ध रह गई। उसने आज से पहले आदित्य को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो स्माइल आदित्य को परफेक्ट बना रही थी। वो स्माइल करते हुए कितना क्यूट और हैंडसम लग रहा था आन्या इस वक्त बता नहीं सकती थी। आदित्य की उस स्माइल में वो इस कदर खो गई थी कि वो आदित्य को आगे लेक्चर देना भी भूल गई थी। Then you wink at me and walk away, let it be, let it be, let it be known. आदित्य इस लाइन के साथ धीरे धीरे आन्या की तरफ बढ़ा। आन्या थोड़ा पीछे जाने लगी, मगर आखिर कब तक वो पीछे जा सकती थी। आदित्य उसके बेहद करीब आ गया था, इतना करीब कि उन दोनों की नोज आपस में टच करने लगी थी। आदित्य अपना एक हाथ आन्या पतली कमर के पीछे ले गया। आन्या की कमर आदित्य के आधे हाथ में भी इजीली नहीं आती थी। आदित्य ने फिर आन्या को अपने करीब खींच लिए जिसके कारण उसका चेहरा उसके बेहद क्लोज आ गया था। आन्या के लिप्स हल्का आदित्य के लिप्स से टच हो रहे थे। तभी नेक्स्ट लाइन आए, होल्ड ऑन, डोंट गो टचिंग एंड टीजिंग मी, टेलिंग मी नो। नेक्स्ट लाइन आते ही आदित्य ने अपनी आंखों को क्लोज किया और अपने दूसरे हाथों से आन्या के सर को सपोर्ट देते हुए अपने होठों को आन्या के होठों से ब्लॉक कर दिया। बट दिस टाइम आई नीड टू फील यू, राइड इट, वी आर ऑल अलोन। Ride it, just lose control, ride it, come touch my soul. Ride it, let me feel you। आन्या ने अपनी आंखों को क्लोज कर लिया और आदित्य की उस स्लो किस को एंजॉय करने लगी। उसके दोनों हाथ आदित्य की नेक से लिपट गए थे। उसकी उंगलियां आदित्य के बालों में चलने लगी थी। वो दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। Ride it, turn the lights down low, ride it, from head to toe. Ride it, come touch my soul, ride it, let me feel you। जैसे ही गाना खत्म हुआ आन्या ने एकदम से अपनी आंखें ओपन की और घबराते हुए आदित्य से अलग होते हुए बोली, हम जिंदा हैं, हम स्वर्ग में आ गए हैं क्या? तभी आन्या की नजर बाहर पड़ी। उसने देखा कि गाड़ी अपने आप चल रही थी। इसका मतलब वो लोग जिंदा थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आन्या से सोचा और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पास डोरेमोन है जो तुम्हें गैजेट्स देता रहता है। आदित्य को समझ नहीं आया आन्या क्या बोल रही है। मतलब? आदित्य अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोला। आन्या उसे बताते हुए बोली, एक डोरेमोन ही है जो अपने मैजिक गैजेट्स से कार को अपने आप चलने से मजबूर कर सकता है, और वो भी बिना किसी एक्सीडेंट के। ये सुन आदित्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मैंने इस कार को मॉडिफाई करवाया है, ये अपने आप चल सकती है। कहते हुए आदित्य सीधा हुआ और स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रख ड्राइविंग करने लगा। वहीं आन्या ये सुन हैरान और खुश होते हुए बोली, इसका मतलब इसे मैं भी चला सकती हूँ। आदित्य उसकी तरफ बिना देखे हम कहता है। ये सुन आन्या आदित्य की गोद में आ गई और किसी जिद्दी और क्यूट बच्चे की तरह आदित्य से जिद्दी करते हुए बोली, क्या मैं एक बार तुम्हारी जगह बैठ सकती हूँ? ये सुन आदित्य की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे भी हैवी ड्राइवर बनना है। आन्या अपनी पलकें फास्ट फास्ट झपकाते हुए बोली। तुम्हें हैवी ड्राइवर बनना है? आदित्य अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला। आन्या ने आदित्य के सवाल का जवाब हाँ में अपनी पलकें झपका कर दिया। ओके कहते हुए आदित्य बगल वाली सीट पर चला गया और आन्या शांति से ड्राइवर वाली सीट और बैठ। मुझे क्या करना होगा? आन्या ने पूछा। आदित्य बोला, तुम बस शांति से बैठी रहो, जो करेगी ये कार अपने आप करेगी। अरे वाह, ये कार इतनी समझदार है। ये खाती क्या है? आन्या स्टीयरिंग व्हील को देखते हुए बोली जो अपने आप घूम रहा था। वहीं आदित्य उसका सवाल सुन अरोगंट ट्यून में बोला, ये जो भी खाती है मगर ये दिमाग नहीं खाती। ये सुन आन्या तुरंत समझ गई आदित्य इनडायरेक्टली उसे ही ताना मार रहा था। आन्या ने अपने मुंह का पाउट बनाकर एक आईब्रो ऊपर कर आदित्य को तिरछी नजरों से देखा, मगर आदित्य तो उसकी ओर देख तक भी नहीं रहा था। सडू, आन्या धीरे से बुदबुदाई मगर आदित्य ने वो सुन लिया था। ऐसे ही वो लोग घर पर आ गए। आन्या आज खुद पर गर्व महसूस कर रही थी कि आज वो ड्राइवर वाली सीट पर बैठी थी। कौन कहता है पापा की परियां एक्सीडेंट करती है? मैंने तो आज बिना हाथ लगाए गाड़ी चलाई थी।
आदित्य की और बिना देखे आन्या बोली और मेंशन के अंदर भाग गई। वहीं आदित्य ने एक गहरी सांस ली। ये लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता, आदित्य अपने मन में बोला। प्रेजेंट टाइम, क्या हुआ? वो लड़का अपनी ठंडी आवाज में बोला। उसके ठंडे शब्दों को सुन ड्राइवर कांपते हुए बोला, बॉस एक लड़की है, वो बीच रास्ते पे आ गई है। ये सुन उस लड़के की आंखें कोल्ड हो गई। एक लड़की मतलब पापा की परी जो रोड पे हैवी ड्राइविंग करती फिरती है। बाहर खड़ी वो लड़की जो गाड़ी की टक्कर की वजह से नीचे गिर गई थी, वो गुस्से से उठी और कार की विंडो को गुस्से से पीटते हुए बोली, हे तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती क्या? अगर हाँ तो गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों हो रोड पे? कार में बैठा वो लड़का गुस्से से उस पगाल लड़की और देखने लगा जो नॉन स्टॉप अपने नाजुक हाथों की मुट्ठी बनाकर कांच को ठोके ही जा रही थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आन्या की ही जिगरी दोस्त तनिषा थी, जो कॉलेज के बाद अपनी स्कूटी को लेकर हॉस्टल नहीं बल्कि सीधा मार्केट जा रही थी। मगर रोड क्रॉस करते हुए उसकी स्कूटी सीधा एक पोस्ट कार से जा लगी। अंधे होने के साथ साथ अब बहरे भी हो क्या? सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रही हूँ? तनिषा गाड़ी को लात मारते हुए बोली। ड्राइवर बेचारे के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वहीं वो लड़का बड़े ही ध्यान मगर गुस्से से तनिषा को देख रहा था। उसकी स्काई ब्लू कलर की आंखें जो अभी गुस्से में लग रही थी, उसके काले बाल खुले हुए थे जिनकी कुछ लटें बाहर आई हुई थी जो हवा में लहरा रही थी। उस लड़के को ऐसा लगा जैसे वो लड़की अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही है, मगर तभी उसका ध्यान टूटा। साले गेट खोल, मुझसे डर गया है क्या जो भीगी बिल्ली बनके अंदर ही छुपा हुआ बैठा है? तनिषा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। ये सुन वो लड़का अपने होश में आया और लाल आंखों से तनिषा को घूरकर देखने लगा। बदबूदार आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बकरी का गाना सुन रहा हूं, वो लड़का अपने मन में बड़बड़ाया। तभी उस लड़के का असिस्टेंट गाड़ी से नीचे उतरा और गुस्से से तनिषा से बोलने लगा, मिस गलती आपकी है, आप ही गलत टाइम पर रोड क्रॉस कर रही थी। उसकी बात सुनकर तनिषा की आंखें छोटी हो गई और वो उस असिस्टेंट पर भड़कते हुए बोली, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ठीक से रोड क्रॉस नहीं करती, या फिर तुम मुझे पर की डियर परियों से कंपेयर कर रहे हो? भले ही गुस्से में ये लड़की कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी, मगर इस वक्त वो महाकाली का रूप लग रही थी। तभी कार में बैठा वो लड़का गुस्से से नीचे उतरता है और तनिषा की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वहीं उस लड़के का असिस्टेंट अपने बॉस को बाहर आता हुआ देख डर के मारे कांपने लगता है। हाँ बेटा, थोड़ी देर पहले तो बड़ा बोल रहा था, अब निकल गई हवा। अरे मुझे देखकर तो अच्छे अच्छे डर के मारे नागिन डांस करने लगते हैं, तुम तो अभी बच्चे हो, तनिषा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली। ये सुन असिस्टेंट और भी ज्यादा डर गया। पागल लड़की, क्यों इतना बोल रही हो? मरना चाहती हो? तभी तनिषा अपना एक हाथ अपनी कमर और रखते हुए असिस्टेंट को आंख दिखाते हुए बोली, चलो भी अब इतना मत डरो। माना कि मैं खतरनाक हूं, मुझसे हर कोई डरता है, लेकिन अगर तुम मुझे कान पकड़कर सॉरी बोल दो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। तनिषा अपनी बात खत्म करने के बाद कुछ तो अजीब फील करती है। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। उसने उस असिस्टेंट की आंखों में देखा जो उसके पीछे खड़े शख्स को डरते हुए देख रही थी। तनिषा पीछे मुड़ते हुए बोलो, पीछे क्या कोई भूत खड़ा है जो तुम इतना डर रहे? डैम! थोड़ी देर तक वहां शांति जा गई। तनिषा ने डर और हैरानी के मारे अपनी आंखें बड़ी करते हुए 6 फुट 5 इंच के उस लड़के को देखा। तनिषा उस लड़के की चेस्ट पर ही बड़े मुश्किल से आ रही थी। अब ये इतनी बड़ी हस्ती कौन है? तनिषा अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली। वो उस लड़के के बेहद क्लोज खड़ी थी। साला इसका टॉप फ्लो किधर है बे? कहते हुए तनिषा ने अपना खूबसूरत चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसने पाया ये कोई टॉल मगर हैंडसम लड़का था। भले ही उस लड़के की आंखें शेष से कवर थी, मगर वो उस लड़के के कोल्ड ऑरा को फील कर सकती थी। हैंडसम लड़के इतने खतरनाक क्यों होते हैं? तनिषा खुद से बड़बड़ाते हुए बोली। तनिष भी अपना चेहरा नीचा किए तनिषा के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वो लगातार बड़े ही मासूमियत से उसे ही घूरकर देख रही थी। तुम कौन हो? तनिषा थोड़ा डरते हुए पीछे जाते हुए बोली। मगर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी ठंडी आवाज में उसी से सवाल पूछ लिया, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं पूछ रही थी आप चाय लेंगे या कॉफी? तनिषा डर की वजह से कुछ भी बोले जा रही थी। क्या तुम पागल हो? उस लड़के के ऐसा कहने पर तनिषा झेप गई। वो उसे किसी बिल्ली की तरह घूरते हुए बोली, पागल होगी तुम? क्या कहा तुमने? वो लड़का अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़कर बोला, जिसके कारण तनिषा डर गई और तुरंत नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, बाय।
कहते हुए तनिषा ने जमीन पर गिरी ही हुई अपनी स्कूटी को उठाया और उसे स्टार्ट कर वहां से चली गई। ये देख उस लड़के के असिस्टेंट्स ने राहत की सांस ली। बॉस चले? लड़का बस हम बोला। ओह गॉड ही वाज सो हॉट। तनिषा जो इस वक्त स्कूटर पे थी वो उस लड़के को याद करते हुए बोली, खासकर उस लड़के के चिन से थोड़ा ऊपर मौजूद उस छोटे से तिल को जो हल्की दाढ़ी के बीच उसके लुक को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ उस लड़के की कार सीधा जाकर कपूर कॉर्पोरेशन के पार्किंग एरिया में जाकर के रुकी। वो लड़का सीधा आदित्य के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे लिफ्ट से बाहर आदित्य आता हुआ दिखा। ये देख उस लड़के के होठों पे स्माइल आ गई। वहीं जैसे ही लिफ्ट से बाहर आ रहे आदित्य ने अपने बचपन के सबसे खास दोस्त काव्यांश को देखा तो वो अपने होठों के कॉर्नर को तिरछाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। और यार कितना बड़ा हो गया है तू। मगर चेहरे के एक्सप्रेशंस वहीं पुराने। काव्यांश थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। आदित्य ये सुन उसे बड़े ही ध्यान से देखते हुए बोला, बदला तो तू भी नहीं है, बस हाइट मेरे जितनी हो गई है। अच्छा वो सब छोड़ यार, तू तो बड़ा फास्ट निकला। तूने शादी कर ली? आखिर कैसे? जहां तक कि मुझे याद है तुझे तो लड़कियों से सख्त नफरत थी ना। काव्यांश के इस सवाल का जवाब आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक ही सेंटेंस में दिया, राका की वजह से। राका का नाम सुन काव्यांश की आंखें कठोर हो गई। वो दोनों कैबिन की तरफ जा रहे थे। वो अभी भी नहीं सुधरा। इस पर आदित्य अपनी ठंडी आवाज में बोला, बिच्छू कभी डंक मारना छोड़ सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।